हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है वो 6 मार्क्स का है। आप ग्राफ कॉपी लेके आएंगे, ग्राफ पेपर वाली कॉपी। देखिए जो ग्राफ कॉपी में जो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ पेपर वाली कॉपी में क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन और जो मैं थ्योरी लिखाऊंगा वो आपको अपनी नोटबुक में यानी कि मैथमेटिक्स की पेयर कॉपी में करना है। आपका जो क्लास टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का उस संडे को होगा 7 चैप्टर का। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 का रेखिक समीकरण, दो चरों वाले, देखिए दो चरों वाले चैप्टर का नाम है, एक सेकेंड जस्ट 1 सेकेंड। दो चरों वाले रेखिक, दो चरों वाले रेखिक समीकरण व असमीकरण, असमीकरण, ठीक है, असमीकरण। ये आपके पास चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे वो देखिएगा। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर है, इसका मतलब क्या है। दो दो मतलब दो आएंगे, चर, चर का मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होते हैं वो चर राशियां होती है। लेकिन चर राशि का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। चर राशि क्या होती है, वेरिएबल। जैसे एक्स वाई जेड ये क्या होती है, चर राशियां होती है, ठीक है। चर राशियां वो राशियां होती है जिनका मान चेंज होता रहता है, मतलब चलता रहता है इधर उधर। जैसे जैसे मान लो गाय है, वो खेत में अगर उसको चरने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो गाय एक जगह थोड़ी चरेगी। कभी इस कोने में चरेगी, कभी उस कोने में चरेगी, कभी उस कोने में घास खाएगी, कभी उस कोने में चारा खाएगी, कभी बीच में खाएगी चारा। मतलब वो हर जगह मूवमेंट करेगी, ठीक है। मतलब उनको फिक्स नहीं है उसकी पोजीशन, उस गाय की पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब बार बार चलेगी वो। इसलिए वो चर का मतलब वो बार बार चेंज हो रही है। मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान कुछ ना कुछ अलग आएगा। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन में एक्स का मान आया 1, वाई का मान आया 2, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में मान लो एक्स का मान आया 3, वाई का मान आया मान लो 4। तो यहाँ पे अलग आया, यहाँ पे अलग आया। तो चर है बार बार, मतलब गाय चल रही है वैसे ही चल रहे हैं हम। चर मतलब वेरिएबल बार बार चेंज हो रहे हैं। एक होता है अचर, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, फिक्स होता है 1 2 3। अब मैं ऐसे बोलूं कि मैंने 5 एप्पल खाए, अब मैं 5 के लिए 6 थोड़ी खा लूंगा, वो तो फिक्स है कि मैं 5 ही खाया हूं। मैंने 5 चाटे मारे तो 5 फिक्स है। 6 7 8 जो संख्याएं होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दो चरों वाले रेखिक समीकरण है ऐसा देखा है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक 2x प्लस का 3y बराबर 4। दो चर का मतलब एक तो x आ रहा है एक y आ रहा है, इसलिए दो चर। रेखिक का मतलब चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। x की अधिकतम घात कितनी है, 1। y की अधिकतम घात कितनी है, 1। रेखिक का मतलब होता है अधिकतम घात 1, ठीक है। समीकरण का मतलब LHS भी हो RHS भी हो, यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में भी हो राइट हैंड साइड में भी हो, LHS हो RHS। अब ये असमीकरण है ना, ये तो मैं 4.2 में पढ़ाऊंगा और यहाँ तक मैं 4.1 में।
जब 4.2 आएगी तब समीकरण के बारे में समझाऊंगा। तो समझ में आ गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब, दो चर का मतलब x और y आएगा, रेखिक का मतलब अधिकतम घात एक ही आएगी, x की अधिकतम घात भी एक आएगी, y की अधिकतम घात भी एक आएगी। समीकरण का मतलब LHS भी होगा, RHS भी होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं ax प्लस का by बराबर c, ठीक है। अब इसको और इसको तुलना करो आप, तुलना का मतलब यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, यहाँ पे x का गुणांक क्या, गुणांक का मतलब जानते हो, मतलब उसके गुणे में क्या है, उसके गुणे में क्या है, उसके गुणे में क्या है, x के गुणे में 2 है, यहाँ पे x के गुणे में 1, यानी कि a का मान कितना आ गया 2 आ गया, y के गुणे में कितना 3, यहाँ पे y के गुणे में b, तो b का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो c का मान कितना आ गया 4। तो ऐसे अपन तुलना करेंगे, मान की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब यहाँ पे देखो x और y को क्या है, चर है, और जो बचे वो क्या है, अचर है। अचर का मतलब कांस्टेंट्स, क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सामान्य रूप लिख रहा हूं, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस नहीं बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। कितने समीकरण है ये, दो समीकरण है, ठीक है। कितने समीकरण है, दो समीकरण है, ध्यान से समझना। तो आपका ये मान लिया भविष्य में काम कर लियो से एक रेखा बनेगी, चुप दोस्त ने दूसरी रेखा अपने बनेगी। आपने 9th क्लास में हर पढ़ा होगा ये चीजें। पापा आप लोग है ना, एक तो है ना टाइम पे आया करो क्लास में, आपकी क्लास 11:30 के आसपास होगी, तो आप उसी टाइम पे आया करो। समझ में आ गया क्या? आप लोग लंच करते हो, लेकिन मैं तो लंच भी नहीं करता, मेरी लंच भी 11th क्लास होती है। तो सही जो पता दो या यहाँ पे देखो लंच में 11th क्लास करता हूँ, आपकी लंच होती है, मेरी लंच नहीं, लेकिन आप तो फिर भी टाइम पे नहीं आते हो। यहाँ पे a1x प्लस का b1y इक्वल टू c1, ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। एक समीकरण में एक रेखा बनेगी, दूसरी रेखा। आपने 9th क्लास में ग्राफ जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं किसी एक ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेखा, वो जो दूसरी रेखा है वो इसके ऊपर ही आ रही हो, मतलब इसके ऊपर ही दूसरी रेखा है, एक रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है। तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, कभी प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही। देखिए तीन स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति क्या बनेगी कि रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, मतलब कोइंसाइड आ जाए। तीसरा केस क्या बनेगा, समांतर हो। कोई चौथी स्थिति बन सकती है क्या, आप मेरे को बताओ, कोई चौथा केस बन सकता है क्या, रेखाएं का, रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है और एक दूसरे के ऊपर है, तो तीसरी है समांतर। देखिए मैं बताता हूं, जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो उसका एक आंसर आएगा। एक आंसर का मतलब क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए x का मान 2 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है, फिक्स हो गया, यानी कि 2,1। x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं, यानी कि फिक्स हो गया कि एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे एक रेखा थी
और उस एक रेखा पर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पर तो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी? कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैसेज के थ्रू बताइए कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। 1 पे करेगी, 2 पे करेगी, 10 पे करेगी, 100 पे करेगी, इनफाइनाइट अनंत पे करेगी, कितने पे करेगी? अनंत पे करेगी, यानी कि इनफाइनाइट पे करेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इनफाइनाइट बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी तो उसके अनंत हल होंगे। अनंत हल कितने होंगे? बहुत सारे, जिसको अपन गिन नहीं सकते, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे तीसरा केस है कि दोनों रेखाएं समांतर आ गई। समांतर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करें। क्या ये रेखा कभी प्रतिच्छेद कर सकती है क्या? 7 समुद्र पार करवा लो इनको, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ये कौन है रे? वो हीरो हर्ष अभी आया, अभी ऑन कर दिया वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन क्या कह सकते हैं? क्या बोल सकते हैं अपन? यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे एक हल होगा, यहाँ पे अनंत हल होंगे, और इस केस में जब समांतर रेखाएं आएगी तब एक भी हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा। देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बोलेंगे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट का मतलब, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2। जैसे मान लीजिए आपके पास 2x प्लस का 3y बराबर 4, 3x माइनस का 4y बराबर 6, ये दो समीकरण आ गए। अब इनसे तुलना करो आप। पहले वाले समीकरण से A1 आएगा, B1 आएगा, C1 आएगा। दूसरे वाले समीकरण से A2 आएगा, B2 आएगा, C2 आएगा। A1 का मान x का गुणांक A1 कितना आएगा? 2 आएगा। अब x का गुणांक A2 कितना आएगा? 3 आएगा। B1 का मान कितना आएगा? y का पहले वाले से आएगा B1 आएगा 3। B2 कितना आएगा? माइनस का 4। C1 कितना आएगा? 4। C2 कितना आएगा? 6। मतलब मैंने क्या किया है? तुलना किया। यहाँ ध्यान रखना, y का गुणांक B2 है, यहाँ पे y का गुणांक 4 नहीं है, माइनस का 4 है। कितना है? माइनस का 4। स्टूडेंट्स, मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखा है, वो समझ में आ गया क्या? यस और नो बताइए मेरे को। वो वैल्यूज मैंने जो निकाली है, बोर्ड पे लिखी है, वो समझ में आ गई क्या? यस और नो? बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, अब देखिए, तो जब ऐसा होता है, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, अगर दो रेशियो अनुपात नहीं है तो स्टूडेंट्स अपन क्या बोलेंगे? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद। जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी
जब ये अनुपात इक्वल नहीं आएगा तो एक बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी, देखिए तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो क्या बोलेंगे अपन, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय का मतलब क्या होगा, क्या क्या बोल रहा है, 10-15 मिनट बाद। तो अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय का मतलब होता है एक, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। इसमें एक ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद। जब हल होता है ना तो समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय संगत होता है। क्या होता है, संगत। समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। जिसका कोई हल होता है उसका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत। अब देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, स्थिति सेकंड। अगर मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 आ गया। अगर तीनों भाई इक्वल आ गए, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। जब अनंत हल होते हैं तो आप बताओ मेरे को, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी तभी तो, यहाँ पे भी काटेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह काटेगी, हर बिंदुओं पे काटेगी, हर बिंदुओं पे काटेगी। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है तो हर बिंदुओं पे, मतलब अनंत बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। जब अनंत बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी तो उसके अनंत हल होंगे। अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है एक हल, अनंत पे करेगी तो अनंत हल। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी। लाइन्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, लाइन्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तीसरा और देखो, इसमें देखिएगा, इसमें अनंत हल है, इसमें एक हल है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक हल होगा। अनंत का मतलब, देखिए हल है, एक है, फिर अनंत आ रहा है। हल तो है क्योंकि और रहे हैं, बहुत सारे आ तो रहे हैं ना। जब हल आते हैं, एक आए चाहे अनंत आए, तब समीकरण निकाय संगत होता है। एक हल आए चाहे अनंत हल आए, समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पे भी संगत था, यहाँ पे भी समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अब तीसरा केस और है, तीसरा केस क्या है, अगर मान लो दो भाई तो बराबर हो, लेकिन तीसरा भाई बराबर नहीं हो। दो भाई तो बराबर हो लेकिन तीसरा भाई बराबर नहीं हो, तब क्या होगा। एक बार स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।
हाँ जी। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा केस है आपके पास, क्या था अभी आपने लिखा था केस थर्ड, क्या लिखा था आपने, ये लिखा था कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। यदि ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। जब रेखाएं समांतर होती है स्टूडेंट्स, आप मेरे को बताओ कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, जल्दी बताइएगा कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। किरण यादव नहीं कर रही, अरे तो नहीं कर रही तो कितने पे नहीं कर रही, अरे जीरो, जीरो, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही तो इसका कोई हल ही नहीं होगा बच्चों, इसका कोई हल ही नहीं होगा। मतलब रेखाएं समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा। अगर एक पे प्रतिच्छेद करती एक हल होता, अनंत पे प्रतिच्छेद करती अनंत होता, जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ रे, पहले वाले केस में एक हल हो रहा था, दूसरे वाले केस में अनंत हल हो रहे थे, हो तो रहे थे लेकिन अनंत हो रहे थे, लेकिन तीसरे वाले में तो क्या है, कोई हल ही नहीं है। जब कोई हल होता ही नहीं है तो समीकरण निकाय संगत नहीं असंगत होता है। तो क्या बोलेंगे, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या होगा, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। ये कंप्लीट हो गया जी आपका। अब 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये लो 4.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आपको दो समीकरण दिए गए हैं, आपको कितने समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, दो समीकरण दिए गए हैं। आपको ये पूछा है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के अनुपात से तुलना कीजिए। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के अनुपात से तुलना करके आपको बताना है समीकरण निकाल संगत होगा या फिर असंगत। देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या लिखेंगे, A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x B2y बराबर C2, तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब देखो पहले वाले समीकरण से A1 आएगा, B1 आएगा, C1 आएगा, A2 आएगा, B2 आएगा, C2 दूसरे वाले समीकरण से। अब बताओ A1 का मान तो x का गुणांक कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, अब A2 का मान 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे B1 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो B1 का मान -3। B2 का मान कितना आएगा, माइनस का 6। C1 का मान 8, C2 का मान 9। ये आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, A1 अपॉन A2 2/4, वो से ही कट जाएगा, 1/2 आएगा। B1 बटा B2 -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 6 में 3 का भाग 1/2 आएगा। C1 बटा C2 कितना आएगा, 8/9। अब आप मेरे को ऐसे बताओ रे, इसमें A1 अपॉन A2 का मान 1/2 आ गया, B1 अपॉन B2 का मान 1/2 आ गया, C1 अपॉन C2 का मान 8/9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। दो भाई तो बराबर है, तीसरा भाई बराबर नहीं है। कौन सा वाला केस लगेगा, पहला लगेगा, दूसरा लगेगा या तीसरा, बताइएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जल्दी बताइए। थर्ड वाला लगेगा, बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में समीकरण निकाय संगत होता है, असंगत होता है। थर्ड वाले में समीकरण निकाय क्या होता है, असंगत। तो क्या बोलेंगे, इसलिए समीकरण निकाय असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। महिमा यादव बेटा अब आइए क्लास लेने के लिए, है महिमा यादव बेटा, क्लास अब ले रही है तू। अब क्लास में 7 मिनट बची है, कहाँ गई थी पहले। आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी लिखवाया है, फर्स्ट का फर्स्ट जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड देखो। तीन एक्स माइनस का y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर, लो के अंदर 5 मिनट बाद में मिलता हूँ, 5 मिनट बाद में। हाँ, 6x माइनस का 2y बराबर 4, ये आपके पास क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको A1 B1 C1 कैलकुलेट करना है, A2 B2 C2 कैलकुलेट करना है। देखिए A1x प्लस B1y बराबर C1 होता है, A2x प्लस B2y बराबर C2 होता है। तुलना करने पर बताइए A1 का मान तो 3 आएगा, A1 का मान 3 आएगा, A2 का मान कितना आ जाएगा, दूसरे समीकरण से x के साथ 6 है। B1 का मान कितना आएगा, B1 का मान देखो यहाँ पे B1 का y के साथ B1 आ रहा है, यहाँ y के साथ माइनस का बना रहा है, यहाँ B2 के साथ -2 आ रहा है। C1 का मान पहले समीकरण से C1 आएगा 2 आएगा, दूसरे समीकरण से C2 आएगा 4 आएगा। इनको मैंने दोनों को तुलना किया है। अब देखिए बच्चों, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, A1 अपॉन A2 3/6, 1/2 हो जाएगा काटने के बाद।
v1 अपॉन v2 कितना आएगा, v1 अपॉन v2 आएगा -1/-2, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अपना c1 अपॉन c2 कितना आएगा, 2/4, ये कटेगा इससे 1/2 आ जाएगा। देखिए तीनों अनुपात बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होंगे, पहला वाला केस लगेगा, दूसरा वाला लगेगा या तीसरा वाला लगेगा, बताइए। देखिए तीनों जब बराबर होते हैं, पहला वाला लगेगा, दूसरा वाला। ये पहला कौन बता रहा है, प्रियंका? पहला नहीं, दूसरा लगेगा। अनंत हल वाले होंगे। तो यहाँ पे समीकरण निकाय क्या होता है, दूसरे वाले का समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में संगत होता है, तीसरे वाले में असंगत। तो यहाँ पे दूसरा लग रहा है, समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत होगा। ठीक है। अब देखो इसका जो पहले का तीसरा है वो आप खुद करेंगे। पहले का तीसरा आपको खुद को करना है, तो पहले का चौथा बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले आप लोग ताकि अपन आगे चलें। इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चलें। यहाँ पे देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान अपन अगर कंपेयर करेंगे, पहले वाले से a1 आएगा, b1 आएगा, c1, a2 आएगा, b2 आएगा, c2। देखो a1 का मान तो आएगा 4/3 और a2 का मान आएगा 2, b1 का मान 2, b2 का मान 3, c1 का मान 8, c2 का मान 12। a1 बटा a2 निकालेंगे, 4/3 बटे में 2 है। ठीक है। अब देखो आप मेरे को ऐसे बताओ, a1 का मान तो 4/3 आ गया, तो 2 है। इस 2 के नीचे क्या मैं मन लगा सकता हूँ क्या? जब 2 के नीचे में मन लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के नीचे में जैसे मन लगाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 के नीचे मन लगाने से, लेकिन ये घूम जाएगा। 4/3 इंटू 1/2 सोल्व करेंगे, 4 से 2 कटेगा 2 बार। अब b1/b2 भी कितना आ जाएगा, 2/3। c1/c2 कितना आएगा यहाँ से, अगर c1/c2 की बात करेंगे 8/12, 4 से काटेंगे 2/3, तीनों बराबर है। कौन सा वाला केस लगेगा, कौन सा वाला केस लगेगा, पहला वाला केस, दूसरा वाला या तीसरा वाला? तीनों बराबर है इसमें, कौन सा वाला लगेगा, दूसरा वाला लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में पहले के चारों क्वेश्चन करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले के चारों क्वेश्चन करना है कॉपी में। डन। ओके, जो पढ़ाया वो सारा समझ में आ गया।